तो चलिए आज विलेनों की दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। मतलब ये समझते हैं कि हमारे आसपास की चीजें एक दूसरे में आखिर घुलती मिलती कैसे हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब पानी में रेत और नमक को एक साथ मिलाते हैं तो होता क्या है? नमक मानो जादू की तरह गायब हो जाता है, पर रेत वो तो जस के तस नीचे बैठ जाती है। भाई ऐसा क्यों होता है? बस यही छोटा सा सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कि ये अदृश्य मिश्रण है क्या, फिर देखेंगे कि विलयन कितने तरह के होते हैं, इनके दो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनकी घुलने की कैपेसिटी कितनी होती है और आखिर में इन्हें नापते कैसे हैं। तो वापस आते हैं हमारे रेत और नमक वाले सवाल पर। इसका जवाब ही हमें बताएगा कि एक असली विलेन की सबसे बुनियादी पहचान क्या है। तो देखिए, जब भी हम चीजों को मिलाते हैं ना, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो बनता है विषमांगी मिश्रण, मतलब हेट्रोजीनियस, जहां हर चीज अलग अलग साफ दिखती है, पानी में रेत बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा होता है समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस, जहां सब कुछ ऐसा घुल-मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या क्या है, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। और बस यही है सबसे बड़ा फर्क। जब कोई मिश्रण पूरी तरह से समांगी हो, मतलब एकदम एक जैसा हो जाए, सिर्फ तभी उसे हम एक सच्चा केमिकल विलयन कह सकते हैं। तो जब नमक पानी में घुलकर आंखों से ओझल हो जाता है ना, असल में तभी एक विलयन तैयार होता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि विलियन क्या है, पर एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। विलियन सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कोई लिक्विड ही आता है ना? लेकिन सच तो ये है कि विलियन हमारे चारों तरफ हर रूप में मौजूद हैं। जरा सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो खुद गैसों का एक विलियन है। समंदर का खारा पानी तो खैर लिक्विड विलियन का परफेक्ट एग्जाम्पल है ही। और कमाल की बात तो यह है कि पीतल और जर्मन सिल्वर जैसी ठोस धातुएं भी विलियन होती हैं। आप देखकर बता ही नहीं सकते कि उनमें तांबा और जिंक कहाँ हैं। तो फिर चाहे विलयन किसी भी रूप में हो, गैस, लिक्विड या सॉलिड, उसके हमेशा दो ही मुख्य हिस्से होते हैं। इन्हें हम कहते हैं विलेय और विलायक। बहुत सिंपल है। विलेय यानी सॉल्यूट, वो है जो घुल जाता है, और विलायक यानी सॉल्वेंट, वो है जो उसे अपने अंदर घोल लेता है। और ज्यादातर मामलों में विलायक जैसा होता है, ठोस, तरल या गैस, विलयन भी वैसा ही बनता है। लेकिन हाँ, जब बात पानी की आती है तो एक स्पेशल रूल है। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, है ना? इसकी घोलने की ताकत इतनी गजब की है कि इसे हमेशा हमेशा विलायक ही माना जाता है, भले ही वो मात्रा में कम क्यों ना हो। तो क्या कोई भी लायक किसी भी चीज को किसी भी मात्रा में घोल सकता है? बिल्कुल नहीं। हर किसी की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लिमिट आखिर है क्या। केमिस्ट्री की भाषा में इसी लिमिट को विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये बस एक माप है कि कोई विलायक किसी खास तापमान पर ज्यादा से ज्यादा कितना विलेय अपने अंदर घोल सकता है। इसे एक स्पंज की तरह सोचिए। एक असंतृप्त विलयन एक सूखे स्पंज जैसा है, जिसमें अभी और पानी सोखने की गुंजाइश है। संतृप्त विलयन वो स्पंज है जो पूरी तरह भीग चुका है, अब एक बूंद भी और नहीं। और अतिसंतृप्त वो स्पंज है जिससे पानी टपक रहा है, मतलब उसने अपनी औकात से ज्यादा सोख लिया है और अब बहुत अस्थिर है। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि विलयन क्या है और कैसे बनता है, तो सवाल उठता है कि ये कैसे मापें कि किसी विलयन में कितना विलेय है। और यहाँ पर हमें बहुत सटीक होना पड़ता है। इसे नापने के दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं, मोलरता और मोललता। नाम लगभग एक जैसे हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मोलरता पूरे विलयन के वॉल्यूम यानी आयतन पर निर्भर करती है, जबकि मोललता सिर्फ विलायक के वजन यानी द्रव्यमान पर। और इस एक छोटे से अंतर से बहुत कुछ बदल जाता है। हम जानते हैं कि तापमान बदलने से चीजें फैलती या सिकुड़ती हैं, यानी उनका वॉल्यूम बदलता है, पर उनका वजन तो उतना ही रहता है ना? इसीलिए जहां तापमान घटता बढ़ता रहता है, वहां वैज्ञानिक मोललता पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो एक स्थिर और भरोसेमंद माप है। तो बात सिर्फ परिभाषाएं रटने की नहीं है। असल बात तो ये समझने की है कि सही सिचुएशन में सही टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है कि हमारी असल दुनिया में, जहां लैब जैसी परफेक्ट कंडीशंस तो होती नहीं, वहां ज्यादा भरोसेमंद कौन है, मोलरता या फिर मोललता?